चलिए एक बार कल की बात को समराइज कर लें, फिर आज अपन सारे फॉर्मूलों को लिखेंगे ताकि वो चीज़ें हमें लर्न हो जाए। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यानी हम इस चैप्टर में ये सीख रहे हैं कि एक बिजनेस को अपने डे टू डे ऑपरेशन को करने के लिए कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। देखिए, हर बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें दो तरह की कैपिटल चाहिए होती है। एक होती है आपकी परमानेंट कैपिटल या फिक्स कैपिटल, यानी जिसे आप एक बार अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हो तो वो परमानेंटली आपके बिजनेस में क्या रहेगी, इन्वेस्टेड रहेगी, जब तक कि कंपनी का क्या ना हो जाए, वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन ना हो जाए। दूसरी कैपिटल होती है जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एक बिजनेस को अपने डे टू डे ऑपरेशन को पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए, यानी आपने एक बिजनेस में फिक्स इन्वेस्टमेंट कर लिया, बट आपको अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए, रूटीन वे के खर्चों को करने के लिए भी पैसा चाहिए। रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे, अपनी लेबर को वेजेस दोगे, कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड करोगे, तो इस कैपिटल को क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोला जाता है। ये चैप्टर इसी डिसीजन को लेकर है कि मुझे अपने डे टू डे ऑपरेशंस को करने के लिए कितनी कैपिटल की नीड होगी। उसी कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के एस्टिमेशन के दो मेथड हमारे सिलेबस में हैं। मेथड नंबर 1 इज ऑपरेटिंग साइकिल मेथड एंड मेथड नंबर 2 इज फोरकास्टिंग मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। मैंने आपको सबसे पहले मेथड का एक बेसिक आइडिया दिया कि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है एक पूरा साइकिल जिसमें मेरा रॉ मटेरियल से स्टार्ट होकर प्रोडक्ट फिनिश्ड होगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा और बिकने के बाद उससे वापस से क्या हो जाएगा, कैश रियलाइज हो जाएगा। यानी मैं ऐसे बोलूं, कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैश। मेरी इन्वेंट्री को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, कैश में कन्वर्ट कर दूं। उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। अब हर बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल जो होगा वो डिफर होगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो क्या होगा, अलग होगा। और ऑपरेटिंग साइकिल के हर स्टेज का पीरियड भी क्या होगा, अलग होगा। जैसे मैंने आपको एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एग्जांपल दिया कि मान लो सबसे पहले मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया, उसके बाद उससे प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट किया, तो वो कौन सी स्टेज आ गई, WIP स्टेज। गुड्स बनकर तैयार हो गया तो वो स्टेज क्या कहलाई, फिनिश गुड्स स्टेज। फिर मैंने उसको क्रेडिट पर बेच दिया तो यानी डेटर्स क्रिएट हो गए। एंड देन अल्टीमेटली मुझे मेरे डेटर से क्या मिल गया, पैसा मिल गया। तो मेरा ये साइकिल जो था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ अब हमारा जो पिछला डिस्कशन चल रहा था वो था इस साइकिल को पूरा होने में समय कितना लगेगा, और इसी को हमने क्या नाम दिया था, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब मैंने आपको शायद फर्स्ट एक हेडिंग डलवा दी थी, क्या हेडिंग डाली थी, हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड फॉर एन एंटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले ओ का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या था बताइए, ओ इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला हो गया ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का। तो लिखना स्टार्ट करें, O इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। अब इन एक एक की हम पहले फुल फॉर्म लिख लें।
ओ का मतलब क्या था? तो लिखो O इज इक्वल टू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। O इज इक्वल टू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। R क्या था? तो लिखो R इज इक्वल टू रॉ मटेरियल। अरे मैंने मैसेज डाल दिया था कि एक बार मैसेज। मैसेज ही नहीं डाला। ठीक है, आर का मतलब क्या था? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। उसके बाद हमारे फॉर्मूले का अगला फैक्टर क्या है? W, यानी वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड। वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड। फिर हमारे फॉर्मूले का अगला फैक्टर क्या है? F। F की फुल फॉर्म क्या थी? फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड। तो लिखें फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड। डी क्या था? तो डी के लिए लिख दें डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर्स कलेक्शन पीरियड। और सी का मतलब क्या है? क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। यानी अगर मुझे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है तो इसका मतलब अब मुझे ये प्रॉपरली क्या करने पड़ेंगे? 5 फैक्टर को कैलकुलेट करना है। इन 5 फैक्टर को कैलकुलेट करने के बाद इसको फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, अब हमने कल इनके भी फॉर्मूले डिस्कस किए थे। लिखें अब सबसे पहले आर, यानी रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। तो लिखें आर ब्रैकेट में रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। बताइए क्या फॉर्मूला बनाया था कल हमने? लिखो फॉर्मूला हो गया एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे, डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे। अब मैंने आपको बोला था कि जो फॉर्मूला है पहले उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब इसको तो आप क्या करो, एक बॉक्स बना दो, जो मेन फॉर्मूला है वो तो बॉक्स में डाल दो। यानी आर निकालने का जो मेन फॉर्मूला है वो तो हमारा क्या हो गया? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे। लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने के लिए पहले मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो अब इसके नीचे लिखो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2। अब मेरा अगला फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन पर डे निकालना है। तो लिखो कंजम्पशन पर डे इज इक्वल टू, कंजम्पशन पर डे इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज ऐसे लिख लो आप, टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द पीरियड, टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द पीरियड। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए पहले कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। कंजम्पशन कैसे निकलता है, लिखो कंजम्पशन इज इक्वल टू, अब आपके फाउंडेशन की जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है वहां पर आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते थे सबसे पहले, फिर उसमें लेबर ऐड करते थे तो प्राइम कॉस्ट आती थी। तो कंज्यूम्ड कैसे निकालते थे, लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कंजम्पशन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। कंजम्पशन निकालेंगे ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कंजम्पशन। यानी पहले ये 3 फॉर्मूले लगेंगे, तब मेन फॉर्मूले का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट आएगा। सबसे पहले एवरेज स्टॉक निकाल के रखना, एवरेज स्टॉक के बाद टोटल कंजम्पशन निकालना, टोटल कंजम्पशन को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दोगे तो कंजम्पशन पर डे आ जाएगा। फिर आर के फॉर्मूले में रख देना कि एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे। अब यहां एक अजम्पशन है, इन केस मैं कंजम्पशन नहीं निकाल पा रहा हूं, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे कंजम्पशन निकालने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग का डेटा ही गिवन नहीं है, डायरेक्ट एवरेज स्टॉक गिवन है, तो मैं कंजम्पशन भी नहीं निकाल सकता, तब मुझे एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी। तो लिखो अजम्पशन, assumption, if we are unable to calculate, if we are unable to calculate consumption, unable to calculate consumption, then amount of purchase, amount of purchase will be assumed as consumption amount, will be assumed as consumption amount।
जितना मैंने परचेज किया है मैं मान लूंगा एग्जैक्टली उतना ही मेरा कंजम्पशन हुआ है। ये ध्यान रखना, अजम्पशंस तभी लगेंगी जब क्वेश्चन में वो डेटा मिसिंग होगा। यानी अगर मैं कंजम्पशन निकाल पा रहा हूं, और कंजम्पशन निकालने के लिए तीन चीजें चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग। अगर तीनों गिवन है तो कंजम्पशन निकालोगे और उसी को यूज करोगे। लेकिन अब मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मेरे सामने आ गया लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो मैं कंजम्पशन नहीं निकाल सकता। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा इंस्टीट्यूट हमें कुछ अजम्पशंस देता है। उस अजम्पशन का पहला पॉइंट है, अगर हम कंजम्पशन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो परचेज ऑफ मटेरियल है मैं ये मान लूंगा कि जितना मैंने परचेज की उतना ही मेरा क्या है, कंजम्पशन है। बोलो क्लियर बिल्कुल पहला फॉर्मूला। अब आ जाओ अगली हेडिंग। देखिए पॉइंट ये है, आपको अगर कंजम्पशन निकालना है तो तीन चीजें चाहिए। कंजम्पशन कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक बोलो, इससे एग्री हो? ये फॉर्मूला है। अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास इसकी और इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मुझे बताया ही नहीं गया कि ओपनिंग कितना और क्लोजिंग कितना। तो अब इस फॉर्मूले को मैं ये बोल सकता हूं ना कि कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज। भाई अगर मैं एक सिंपल इक्वेशन फॉर्मेट ले रहा हूं, मुझे अगर ना तो ओपनिंग स्टॉक का सेपरेट डेटा गिवन है ना मुझे क्लोजिंग स्टॉक का सेपरेट डेटा गिवन है, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन? कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज। बस वही मैंने आपको नोट लिखवाया है कि अगर मैं कंजम्पशन कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा, मैं परचेज को क्या मान लूंगा, कंजम्पशन मान लूंगा। क्लियर बिल्कुल? चलिए अब लिखें सेकंड यानी डब्ल्यू की कैलकुलेशन। डब्ल्यू यानी वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड। डब्ल्यू है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड। सबसे पहले फॉर्मूला बताओ, मेन फॉर्मूला क्या था हमारा? तो लिख दो, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर डे। अब अगेन इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखो, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ WIP इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय 2। अब दूसरा फॉर्मूला लिखो, फैक्ट्री कॉस्ट पर डे इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट पर डे इज इक्वल टू टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज या नंबर ऑफ डेज।
टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, भाई पर डे निकालना है तो पर डे का तो फॉर्मूला एक ही है, जिस कॉस्ट को पर डे पर कन्वर्ट करना है ऊपर तो उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से। तो फॉर्मूला हो गया टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज या वर्किंग डेज। तो आपके पास क्या आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट पर डे। अब फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी उसके लिए, तो लिखो फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू, फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू, कैसे निकलती है फैक्ट्री कॉस्ट? सबसे पहले लिखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपने ऑलरेडी निकाला है ऊपर आर की कैलकुलेशन के टाइम पर, उसमें प्लस क्या कर दोगे, डायरेक्ट वेजेस, प्लस कर दोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर प्लस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्लस करोगे मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्लस करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम ले लूंगा, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर, फिर प्लस कर दूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस कर दूंगा जो भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनको प्लस करूंगा, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ले लूंगा और माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज कर दूंगा तो फैक्ट्री कॉस्ट पर डे आ जाएगी, और एवरेज स्टॉक निकाल ही लिया तो देन मेरे पास W का पीरियड आ जाएगा। क्लियर? अब लिखो इसमें अजम्पशन। अब यहां फिर एक अजम्पशन लगेगी, अगर मैं फैक्ट्री कॉस्ट नहीं निकाल पा रहा हूं या फैक्ट्री कॉस्ट की इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है, तो लिखो इफ वी आर अनेबल टू कंप्यूट, if we are unable to compute amount of factory cost, if we are unable to compute amount of factory cost, then we can use production cost, we can use production cost या oblique cost of production, oblique cost of production, full stop। यानी अगर मैं फैक्ट्री कॉस्ट नहीं निकाल पा रहा तो मैं प्रोडक्शन कॉस्ट को उसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहा, उसका भी डेटा नहीं है, अगली अजम्पशन लिखो, इफ वी आर अनेबल टू कैलकुलेट प्रोडक्शन कॉस्ट, if we are unable to calculate production cost, then we can use cost of goods sold, we can use
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू। और कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू। तीन चीजें आ गई अब मेरे पास। पहली प्रायोरिटी हमेशा किसको दूंगा? फैक्ट्री कॉस्ट को। वो मिल गया तो आगे सोचना ही नहीं है। अब अगर फैक्ट्री कॉस्ट नहीं मिली तो प्रोडक्शन कॉस्ट की तरफ जाऊंगा। प्रोडक्शन कॉस्ट मिल गई तो उसको ले लूंगा। अब मान लो वो भी नहीं मिली तो फिर एक चीज तो पक्का मिलेगी मुझे, सीओजीएस। ऐसा नहीं होगा कि तीनों ही नहीं होंगे, फिर तो वो क्वेश्चन ही नहीं होगा। भाई फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर के एग्जाम्स में आया हुआ है जिसमें फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट नहीं हो सकती थी, और क्वेश्चन ने डायरेक्टली सीओजीएस का अमाउंट दिया हुआ था। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे डब्ल्यू की कैलकुलेशन किस पर करनी पड़ेगी? सीओजीएस पर। यह केवल एक जुगाड़ का तरीका है, आप ऐसे मान लो, प्रैक्टिकली नहीं है। भाई ये तो हमें चूंकि क्वेश्चन करने हैं तो अजम्पशन लगानी है। प्रैक्टिकली तो डब्ल्यू का वैल्यूशन फैक्ट्री कॉस्ट पे ही होना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूआईपी स्टेज फैक्ट्री प्रमाइसेस में ही कंडक्ट होती है। लेकिन अब हमारे एग्जाम्स के क्वेश्चन में अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो आपको इन अजम्पशंस को क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। देख लो एक बार, दो फॉर्मूले हो गए आपके। एक तो मैंने लिखवा दिया आर का और एक हो गया हमारे पास डब्ल्यू का। अब आते हैं तीसरे पर, एफ, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड। एफ, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड। बताइए क्या फॉर्मूला बताया था कल? सीओजीएस पर डे। तो लिख दो फॉर्मूला, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय सीओजीएस पर डे। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय सीओजीएस पर डे। अब पहले एवरेज स्टॉक निकालना है, तो लिखो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइड बाय 2। लिख दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय 2। अब निकालनी है सीओजीएस पर डे। तो पर डे निकालनी है तो एक ही तरीका, टोटल सीओजीएस डिवाइडेड बाय, तो लिख दो सीओजीएस पर डे। COGS per day is equal to total cost of goods sold, total cost of divided by total number of working days, divided by total number of working days. लिखो COGS is equal to COGS is equal to factory cost plus opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods.
फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस, अब यहां जाकर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन कई बार दिमाग में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, क्योंकि आपने जो कॉस्ट शीट पढ़ी हुई है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, उसमें आपने ये पढ़ा है फैक्ट्री कॉस्ट में सबसे पहले ऐड करते हो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, तो आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसमें प्लस करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्या आती है सीओजीएस। बट एफएम कुछ और कॉन्सेप्ट पर बात करता है। अब सुनना इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ गया, मैं एक बार वापस से आपके साथ लिख रहा हूं, अगर आपको याद है तो, और याद ही नहीं है तब तो बढ़िया है, जो मैं बता रहा हूं वही याद है फिर तो। भाई एक तो होता है हमें पुराना याद है, तो दिक्कत तो तब आती है जब पुराना याद होता है कि अब ये कुछ नया आ गया। अगर हमें पुराना ही याद नहीं है तो फिर तो और ही बढ़िया है, फिर तो अब जो बता रहा हूं वो याद रखना है। बट मैं फिर भी कर देता हूं, द रीजन बीइंग, जब आप कॉस्टिंग पढ़ोगे ना तो डाउट क्रिएट होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना सीखोगे अपने कॉस्टिंग की क्लासेस में, तो वहां पर आप क्या सीखोगे, सबसे पहले आप, ये तो मैं बता रहा हूं कॉस्टिंग में जो आप पढ़ने वाले हो, आप लोगे फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें प्लस करोगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लस करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये आएगी सीओजीएस। ये तो कॉस्टिंग में पढ़ने वाले हो आप, और फाउंडेशन लेवल में पढ़ के भी आए हो कॉस्ट शीट, लास्ट चैप्टर था ना कॉस्ट का, तो उसमें यही पढ़ा था। अब मैं बोल रहा हूं एफएम अलग फॉर्मेट पर चल रही है, और क्यों चल रही है उसका लॉजिक दिया उसने। अब ये आ गए अपन एफएम, वर्किंग कैपिटल, फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस कर दूंगा मैं इसको सीओजीएस मान लूंगा यहां पर। अब ये जो पॉइंट है ना, बस ये समझना है मुझे, दोनों में एक ही चीज का मैंने डिफरेंस डाला, और वो था एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को वहां नहीं लिया। द रीजन बीइंग, मुझे कॉस्ट से मतलब नहीं है, एफएम क्या बोलता है वो सुनना। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो ये बोल रहा है आप सीओजीएस का मतलब लोगे जो प्रोडक्ट आप बनाकर बेच रहे हो उसकी बनाने की कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्टली हेल्प करता है, बनाने में काम नहीं आता। आप समझना, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक बात करें कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहां पर ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बना हुआ है, वो एडमिनिस्ट्रेशन इनको मैनेज कर रहा है, बट डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा। सर्विस कहां प्रोवाइड हो रही है? क्लासरूम्स में, वहां बैठा के थोड़ी पढ़ाया जा रहा है आपको, क्लासरूम में सर्विस प्रोवाइड हो रही है। नो डाउट यहां पर सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, बट एफएम का उससे कोई लेना देना नहीं है। एफएम बोल रहा है आप मुझे ये बताओ, आपने जब प्रोडक्ट बनाया तो बनाने में क्या क्या खर्चा किया। फैक्ट्री कॉस्ट तक का खर्चा ही बनाने का खर्चा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में स्टाफ बैठा हुआ है, ऊपर एक मैडम बैठी हुई है वर्षा मैम करके, वो कैसे हेल्प कर रही है आपको पढ़ाने में? क्या वो आ रही है यहाँ पे पढ़ाने की, चलो आज एक टीचर छुट्टी पर है तो मैं आ जाती हूं और मैं आपको वो सब्जेक्ट पढ़ा देती हूं? नहीं, उनका काम सिर्फ कितना है, मैनेजमेंट संभालेंगे कि भाई कोई इंक्वायरी आई उसको डील किया, नोट्स वगैरह इशू करने हैं वो काम किया, फीस कलेक्शन है वो किया, अटेंडेंस ली, बट दीज आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर द पर्पस फॉर द एक्टिविटी, बट नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द एक्टिविटी।
एफएम बोल रहा है मुझे वो कैपिटल निकाल कर बताओ जिस कैपिटल को लगाकर प्रोडक्ट बनाया गया है। इसलिए यहां पर ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, ये बाद में आ जाएगा। खर्चा तो ये भी हुआ है ना। एक बात बताओ, पैसा तो इसके लिए भी चाहिए ना, तो बाद में आएगा जब मैं वर्किंग कैपिटल निकालूंगा। जब मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूंगा, मैं अभी वर्किंग कैपिटल नहीं निकाल रहा हूं, मैं आपसे अभी क्या पूछ रहा हूं, वो पीरियड निकालो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में चल रहा है, उसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम नहीं है। लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा करने के लिए भी पैसा चाहिए? क्या वर्षा मैम को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी? तो पैसा तो तब भी लगेगा। वो बात करूंगा जब मैं वर्किंग कैपिटल निकालूंगा। अभी मैं आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी नहीं बता रहा हूं, अभी हम केवल क्या सीख रहे हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है उस बिजनेस का जो प्रोडक्शन साइकिल है उसका डेटा चाहिए मुझे, और प्रोडक्शन करने में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड काम में नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो आपको ध्यान रखना है, सीओजीएस ऐसे निकालोगे आप। क्या क्या ले लोगे? फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें प्लस कर देना ओपनिंग स्टॉक ऑफ और माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपके पास सीओजीएस आ जाएगी। सीओजीएस आने के बाद क्या करोगे, सीओजीएस को पर डे पर ले जाना और फॉर्मूला लग जाएगा। अगला फॉर्मूला क्या है, डी, लिखो डी, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। नहीं, इसमें कोई समझो, सीओजीएस तो पक्का होगा वरना गड़बड़ हो जाएगी मामले में। सीओजीएस तो 100% होगा आपके पास, क्योंकि अब फिनिश गुड्स तैयार हो गया है तो रिकवरी तो इसी की करनी है मुझे, इसलिए ये हमेशा गिवन होगा। सीओजीएस से रिलेटेड कोई अजम्पशन हमारे पास नहीं है। अब लिखो अगला पॉइंट है डी, कौन सी परचेजेस कर दी ना, फैक्ट्री कॉस्ट में परचेज ऑफ मटेरियल वगैरह सभी आ गया, वहीं से तो आगे बढ़ता जा रहा हूं मैं भाई, समझो। मैंने सबसे पहले क्या लिया, हाँ कोई बात, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डाउट अगर दिमाग में कुछ भी है ना तो वो 100% पूछना, ये मत सोचना वो सिली डाउट है या क्या है। द रीजन बीइंग, अगर वो सब आपको आता तो मेरी जरूरत ही क्यों होती फिर आपको भाई, आप इसीलिए हो कि सीखो। डाउट कोई भी ऐसा मत रखना, कैसा ही डाउट हो आप आराम से पूछो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। देखो परचेज, वेजेस, ये सब कहां कवर हो गई ऑलरेडी, तो मैंने अपने स्टेटमेंट को फैक्ट्री कॉस्ट से आगे बढ़ाया। मैं पूरा नहीं लिखवा रहा, वरना मैं हर एक स्टेटमेंट में आपको शुरू से लिखा था तो आप बोलते सर ये क्या हो रहा है। मैं बार बार बोलता, बोले परचेज लिखो, डायरेक्ट वेजेस लिखो। अपन ने क्या किया, अपन ने निकाला सबसे पहले आर, आर में मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, उसमें परचेज आ गई, उसी को आगे कॉपी कर लिया डब्ल्यू के लिए, फिर डब्ल्यू तक पहुंच के मैंने फैक्ट्री कॉस्ट निकाल ली, उसी को आगे कॉपी कर लिया। क्योंकि अपन वैसे भी जब क्वेश्चन भी करेंगे तो यही करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू निकालते समय मैंने ऑलरेडी क्या निकाल रखी होगी, फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट को डायरेक्ट कॉपी करूंगा मैं। ठीक है, चलिए लिखो डी है डेटर्स, क्या फॉर्मूला बनेगा, अब इसको मैं थोड़ा नाम चेंज कर दूं, डेटर के बजाय रिसीवेबल बोल दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेटर में बीआर भी, और इन दोनों को मिलाकर एक टर्म लिखते हैं हम रिसीवेबल्स। डेटर एंड बीआर को मिलाकर क्या बोला जाता है, रिसीवेबल्स। तो लिखो एवरेज अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स, हालांकि बीआर की इंफॉर्मेशन बहुत रेयरली होगी आपके पास। एवरेज अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। अब सबसे पहले निकालो एवरेज रिसीवेबल्स, बताओ एवरेज रिसीवेबल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, ओपनिंग डेटर्स एंड बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड बीआर
डिवाइड बाय 2 लिख लो। एवरेज रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बीआर प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बीआर डिवाइडेड बाय 2। अब क्रेडिट सेल्स पर डे कैसे निकालेंगे? टोटल क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। क्रेडिट सेल्स पर डे इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। और लास्ट क्या था फैक्टर? सी, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो अब लिखो सी यानी क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। सी है हमारे पास क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वेरी गुड, लिख दो। एवरेज अमाउंट ऑफ पेबल्स, एवरेज अमाउंट ऑफ पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज पर डे। क्रेडिट परचेज पर डे। अब एवरेज पेबल्स कैसे निकालोगे? तो लिख दो ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, एवरेज पेबल इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी डिवाइडेड बाय 2। और क्रेडिट परचेज पर डे कैसे निकालोगे? लिख दो क्रेडिट परचेज पर डे क्रेडिट परचेज पर डे इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। टोटल क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। ये आपके पास सी आ जाएगा। सारे फैक्टर आ जाएंगे, हर फैक्टर के डेज आ गए, फिर उसको कहाँ रख दोगे? ओ वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ जाएगा। और एक जो लास्ट अजम्पशन बची, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन ना हो तो मैं जो बैलेंस गिवन होगा वो एवरेज अज्यूम करूंगा। कल मैंने आपको बताया था जैसे कई बार क्वेश्चन में क्या आएगा, रॉ मटेरियल स्टॉक। अब मुझे नहीं पता ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, ना मैं कुछ मान सकता हूं, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि जो बैलेंस गिवन है वो एवरेज है, चाहे वो डेटर हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक, चाहे वो WIP स्टॉक, चाहे वो फिनिश गुड स्टॉक, हर के लिए एक ही अजम्पशन है। तो लिखो नोट, ये सब पर
एप्लीकेबल होगा अब ये। लिखो नोट, whenever whenever separate information, whenever separate information of opening and closing balances are not given, separate information of opening and closing balances are not given, then given balances are assumed as given balances are assumed as average balance. जो गिवन बैलेंस होगा उस गिवन बैलेंस को ही मैं क्या मान लूंगा, एवरेज बैलेंस मान लूंगा। अब एक बार ये सारे फॉर्मूले आप वापस पढ़ लो, एक बार रिकॉल कर लो, क्योंकि मेरा ओ की कैलकुलेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया है। कोई भी पॉइंट आपको पूछना हो, ओ निकालने के लिए मुझे 5 फैक्टर निकालने पड़ेंगे, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या तो डायरेक्टली गिवन होगा, नहीं तो जो फैक्ट्री कॉस्ट होती है वही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। द रीजन बीइंग मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को तो हटा ही दिया ना बीच में से। आप समझो, इधर देखना, फैक्ट्री कॉस्ट में जब एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ते हो तो क्या आती है। अब अगर मैं बोल रहा हूं एफएम में एडमिनिस्ट्रेशन को लेना ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है यही मेरी क्या बन गई, ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बन गई। क्योंकि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को इग्नोर कर दिया, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इग्नोर करते ही फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों मेरी इक्वल आ गई। बताइए, क्लियर है बिल्कुल। कल हम इसके क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। एक बार और आज, हाँ जी बोलो। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट लेबर ऐड होगा क्या? हो गया ना ऑलरेडी।
आप देखो ना फैक्ट्री कॉस्ट में मैंने क्या क्या लिखवाया है, मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, ये लिखवाया ना चारों चीजें। सर डायरेक्ट वेजेस भी लिखा है। लेबर और वेजेस एक ही हो गई। अच्छा सर। हाँ, डायरेक्ट लेबर को ही अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं, तो वो वेजेस ऑटोमेटिकली लेबर का पार्ट हो गई। ठीक है।